Good morning, students. Welcome to the fifth video of Russian Revolution. आज हम आफ्टर फरवरी इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फरवरी के बाद क्या होता है रशिया में। देखो, सेना के जितने अधिकारी थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन सब का काफ़ी दबदबा था, प्रभाव था प्रोविजनल गवर्नमेंट में। जबकि लिबरल्स और सोशलिस्ट ये लोग एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। तुम्हें याद होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट एक काम चलाऊ सरकार बनाई गई थी। रशिया में पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन पर जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो हटा लिए गए। पेट्रोग्राद सोवियत के तर्ज पर हर जगह सोवियत्स इस्टेब्लिश की गई। सोवियत्स यानी काउंसिल्स की स्थापना की गई। हालांकि इलेक्शन प्रॉपरली इसका नहीं हो पाया था। अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक्स के लीडर थे, ये अपने एग्जाइल यानी कि इनको देश से बाहर निकाल दिया था ज़ार ने, तो अपने एग्जाइल से वापस आए रशिया में। इन्होंने और अन्य बोल्शेविक्स सभी ने शुरुआत से ही वॉर का विरोध किया था। 1914 जब से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और अब 3 साल बीत चुके थे। व्लादिमीर को ये लगा कि अब जो है ये एक उचित समय है कि सोवियत्स जो हैं रशिया में सत्ता पर कब्ज़ा कर लें। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि वॉर को समाप्त किया जाए, ज़मीन को किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये इनकी जो 3 डिमांड्स थी, इनको मिला कि हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए, ताकि इसके नाम से लोगों को इसके रेडिकल एम्स के बारे में पता चले। एज अ लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, लेनिन ने अपनी तीनों डिमांड्स अप्रैल थीसिस में रखी थी। शुरुआत में बोल्शेविक पार्टी के अन्य मेंबर्स को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर, लेनिन की अप्रैल थीसिस पर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी समय उपयुक्त नहीं है कि रिवॉल्यूशन किया जाए। और उनका विचार था कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन बाद में उनको भी रियलाइज़ हुआ, उनको लगा कि समय बदलने के साथ कि नहीं, लेनिन का डिसीजन करेक्ट था। गर्मियों में ये जो वर्कर्स मूवमेंट था ये पूरे देश में फैला। इसको हमें 2 भाग में बताया गया है, इंडस्ट्रियल यानी कि सिटीज़ में और कंट्री साइड में। तो देखो, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ की स्थापना की गई और इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये किस तरह से फैक्ट्रीज़ को ऑपरेट करेंगे, यानी कि मनमाना न करें। ट्रेड यूनियंस की स्थापना हुई, इनकी संख्या बढ़ती गई। सोल्जर्स कमिटीज़ बनाई गई आर्मी में। करीब 500 सोवियत्स जो बनी थी, इन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत्स में भाग लेने के लिए भेजा। ये ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत्स में सभी सोवियत से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया पार्ट लेने के लिए। इधर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि इसका प्रभाव तो घटता जा रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है और बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ कड़े कदम उठाए। इन्होंने वर्कर्स फैक्ट्रीज़ को ऑपरेट करने की जो प्रयास कर रहे थे, इसको इन्होंने रोका, इसका विरोध किया और इन्होंने बोल्शेविक लीडर्स को 1 बाय 1 अरेस्ट करना स्टार्ट किया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस जो कि बोल्शेविक्स ने किए थे इन जुलाई 1917, इनको दबाया गया और बोल्शेविक लीडर्स को अंत में छिप कर अपना काम करना पड़ा। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैव टू हिड देमसेल्फ और फ्ली
देश छोड़ के अपने जगह से लोग भाग गए अरेस्ट होने के डर से। अगर हम इसी दौरान कंट्री साइड की बात करें, गांव में, तो पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, ये दोनों मिलकर इन्होंने गांव में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पर दबाव डाला और लैंड कमिटीज़ बनाई गई गांव में। इन प्रयासों से इनकरेज होकर, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ के प्रयासों से इनकरेज होकर, जो किसान थे इन्होंने अपने अपने लैंड पर कब्ज़ा कर लिया। जो ज़मीन लैंड ओनर्स की थी और खेती इस पर ये पीजेंट्स किया करते थे, इन्होंने उन ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये घटना है जुलाई से सितंबर 1917 के बीच की। अब हम आते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 इस टॉपिक पर। देखो, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। लेनिन को डर लग रहा था कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है रशिया में डिक्टेटरशिप को न इस्टेब्लिश कर देगी। तो इन्होंने सितंबर में एक रिवॉल्यूशन के लिए सलाह मशवरा करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक अपराइजिंग यानी कि रिवॉल्यूशन के लिए इन्होंने डिस्कशन करना स्टार्ट किया। सारे बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत्स में, फैक्ट्रीज़ में, वर्कर्स, सभी बोल्शेविक सपोर्टर्स को एक साथ लाया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को एग्री कर लिया सत्ता पर कब्जे के लिए, टू सीज द पावर। एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई सोवियत के द्वारा, जिसके हेड बनाए गए लियोन ट्रॉट्स्की। इनके जिम्मे ये सारा सत्ता को कब्जे करने का जो काम था, इसे ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। लेकिन अभी डेट ऑफ द इवेंट को एक सीक्रेट रखा गया। रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है 24 अक्टूबर को। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को अंदाज लग गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, सो ही लेफ्ट द सिटी और उन्होंने सेना के भरोसे शहर को छोड़ दिया। मॉर्निंग में मिलिट्री मैन जो कि गवर्नमेंट के वफादार थे, इन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके अलावा प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, आर्मी को भेजा गया कि टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पर और विंटर पैलेस पर वहाँ की सुरक्षा के लिए। ये काम प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया। इसके जवाब में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया और अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। दिन में ऑरोरा नाम का शिप, इसने विंटर पैलेस पर बमबारी करके उसे डिस्ट्रॉय किया और अन्य शिप्स जो है ये नेवा नदी से होते हुए गए और अन्य सभी पॉइंट्स को अपने कब्ज़े में ले लिया जहां मिलिट्री थी, जहां से मिलिट्री एक्शन हो सकता था। रात होते होते पूरी सिटी कमिटी के कंट्रोल में आ चुकी थी। आई मीन मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के अंडर में पूरा शहर आ चुका था और मिनिस्टर्स को सरेंडर करवाया जा चुका था। अब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की एक मीटिंग हुई पेट्रोग्राद में और इसमें मेजॉरिटी से बोल्शेविक एक्शन को सही करार दिया गया, बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव किया गया। इसके बाद इसी तरह की अपराइजिंग्स अन्य शहरों में भी होने लगी। हैवी फाइटिंग हुई खास करके मॉस्को में एंड बाय दिसंबर बोल्शेविक्स का कंट्रोल मॉस्को से लेके पेट्रोग्राद तक की पूरी एरिया पर बोल्शेविक्स का कंट्रोल
हो चुका था। इस तरह से बोल्शेविक्स ने सीजर ऑफ पावर कंप्लीट कर लिया अप टू दिसंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। तो अक्टूबर में जब रिवॉल्यूशनरीज़ ने कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया पर, तो इसके बाद बोल्शेविक्स जो थे, जैसा तुम्हें पता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। बोल्शेविक्स का कहना था, लेनिन का कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी बुराइयों की जड़ है, तो इसे समाप्त करना होगा। तो अभी तक सारी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स, इनको नेशनलाइज किया गया नवंबर 1917 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को एक्सटेंड कर लिया बैंक्स पर और इंडस्ट्रीज़ पर। दूसरा चेंज ये आया कि लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया और पीजेंट्स को, नोबिलिटी के लैंड को अपने कब्ज़े में लेने का अधिकार दे दिया गया। सिटीज़ में बोल्शेविक्स ने बड़े बड़े मकानों का पार्टीशन करके और फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में। ओल्ड टाइटल्स जो एरिस्टोक्रेसी यूज़ करता था, उन सारी टाइटल्स को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए आर्मी में ऑफिशियल्स के लिए। तो ये सारे चेंजेस इसलिए किए गए कि जो भी चेंज किए गए हैं सोसाइटी में वो दिखाई दें। सोवियत हैट, जिसे बुडोनोव का नाम दिया गया था, इसे सेलेक्ट किया गया और सोल्जर्स विल हैव टू वियर दैट टिपिकल रशियन हैट। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी से पार्टी की आइडियोलॉजी का पता नहीं चलता था। और जब हमने इसका नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, तो इससे पार्टी के नाम से ही पता चलता है कि पार्टी की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट होगी। 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शन करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेकिन ये मेजॉरिटी सपोर्ट पाने में सफल नहीं हो पाए, ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। जनवरी 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक्स के द्वारा किए गए चेंजेस को रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और इसके बदले में लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। लेनिन का विचार था कि ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये जो असेंबली थी इसका इलेक्शन प्रॉपर कंडीशंस में नहीं हुआ था, ऐसा लेनिन ने कहा। 1918 मार्च में अपने पॉलिटिकल सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक शांति समझौता किया, और आने वाले वर्षों में बोल्शेविक्स की अकेली पार्टी रह गई जो कि इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के इलेक्शंस में पार्ट लेने के लिए उपलब्ध रही। और ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, इट बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और बोल्शेविक पार्टी एकमात्र पार्टी बची। तो इस तरह से रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया, वन पार्टी स्टेट। एनी अदर पार्टी वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। और इसके बाद बोल्शेविक्स ने ट्रेड यूनियंस को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक सीक्रेट पुलिस की स्थापना की गई
जिसे नाम दिया गया चेका फर्स्ट। बाद में इसका नाम बदल के OGPU एंड NKVD दिया गया। और इसका उद्देश्य था कि जो भी लोग बोल्शेविक्स के अपोज में हैं, जो भी बोल्शेविक्स को कोऑपरेट नहीं करते, उन्हें पनिश किया जाए, अरेस्ट किया जाए। बहुत सारे यंग राइटर्स, आर्टिस्ट, ये लोग पार्टी से प्रभावित होके और इनके आसपास मंडराने लगे, इनके प्रति प्रभावित हुए और अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये लोग भी चेंज चाहते थे। और ये जो पार्टी थी ये भी चेंज लाने के लिए प्रयासरत थी, सोशलिज़म लाना चाहती थी, समाज में चेंज लाना चाहती थी। इस कारण यंग राइटर्स और आर्टिस्ट भी पार्टी से प्रभावित हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जो लोगों का फेवर था वो हमें आर्ट और आर्किटेक्चर में दिखाई भी देता है। लेकिन बहुत सारे लोग भ्रमित भी हो रहे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सेंसरशिप लगाई, सेंसरशिप को जो ये इनकरेज कर रहे थे, इससे लोग डाउट में थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब हम आते हैं द सिविल वॉर पर। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध। देखो, जब बोल्शेविक्स ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया तो रशियन आर्मी ब्रेकअप होने लगी, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो अधिकतर किसान थे, तो वो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि घर जाएं, अपने गांव में जाएं और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा उठाएं। नॉन बोल्शेविक्स जो थे, सोशलिस्ट्स, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स, ये बोल्शेविक अपराइजिंग को पसंद नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट लाइकिंग दिस अपराइजिंग। और इनके जो लीडर्स थे नॉन बोल्शेविक्स के, दे मूव टू साउथ रशिया। और साउथ रशिया में जाके उन्होंने बोल्शेविक्स के साथ युद्ध करने के लिए आर्मी ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट कर दी और बोल्शेविक्स को नाम दिया द रेड्स। 1918 और 19 के पीरियड में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और प्रोजारिस्ट्स, सोशल रिवॉल्यूशनरीज जिन्हें ग्रीन्स कहा गया और प्रोजारिस्ट्स को नाम दिया गया वाइट्स, ये सभी वो लोग थे जो ऑटोक्रेसी को फेवर कर रहे थे। तो इन लोगों का कंट्रोल रशिया के अधिकतर हिस्से पर था और इनको सपोर्ट करने वाले फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ आर्मी थी। सवाल ये उठता है कि ये फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी इनकी सहायता क्यों कर रही थी? क्योंकि ये सभी देश रशिया में सोशलिज़म के बढ़ते प्रभाव से बड़े चिंतित थे। सोशलिज़म को ये बढ़ावा देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सभी कैपिटलिस्ट थे। तो इन सभी देशों की सेनाओं के साथ बोल्शेविक्स के वॉर शुरू हुए, जिसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। और इस वॉर के दौरान लूट पाट, डकैती और फेमिन जैसी घटनाएं कॉमन हो गईं। तो देश में एक अशांति का माहौल बन गया। ये जो वाइट्स थे, इनको प्रोजारिस्ट नाम दिया गया बिकॉज दे वर द सपोर्टर्स ऑफ ज़ार। तो जब ज़ार की जो शासनकाल था, इसके ऊपर जब अटैक्स होने लगे, तो उस समय ये प्रोजारिस्ट एग्जिस्टेंस में आए एंड दे वर द सपोर्टर्स ऑफ ज़ार, सीधे सीधे। तो जब ये वाइट्स जो थे सपोर्टर ऑफ ज़ार, ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे। तो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब देखो, हम देखते हैं कि सिविल वॉर में बोल्शेविक्स के साथ वाइट्स और ग्रीन्स दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होने से जो कंडीशन हुई, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आई। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये वाइट्स जो थे,
जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे, इन्होंने उन किसानों के साथ बड़े कड़े कदम उठाए जिन्होंने लैंड पर कब्ज़ा किया था। बोल्शेविक्स के प्रपोज़ल पर जिन्होंने अपने लैंड पर कब्ज़ा कर लिया था, उनके साथ वाइट्स ने बहुत हार्श स्टेप्स, कड़े कदम उठाए, बहुत कड़ा व्यवहार किया और इसके कारण सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक कम हो गया। तो नॉन बोल्शेविक्स का सपोर्ट कम होने का मतलब है कि बोल्शेविक्स का सपोर्ट बढ़ेगा। जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स इन्होंने रशियन एम्पायर के अधिकतर हिस्से पर अपना कंट्रोल बना लिया। ये अपने कामयाब हो पाए मकसद में बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ एंड मुस्लिम जैडिडिस्ट्स। तो हम देखते हैं कि बोल्शेविक्स रशियन एम्पायर पर अपना कंट्रोल करने में सफल हो पाए क्योंकि उन्हें नॉन रशियन लोगों का कोऑपरेशन मिला और मुस्लिम जैडिडिस्ट्स का भी सहयोग मिला। इस कारण वो अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हो पाए। लेकिन ये कोऑपरेशन बोल्शेविक्स को उन जगहों पर नहीं मिल पाया जहाँ रशियन कॉलोनिस्ट रहते थे। मतलब रशिया के बाहर अन्य देशों में जहाँ रशियन लोग रहते थे, कॉलोनी में, उन देशों में जो कॉलोनीज़ थी किसी न किसी देश की, वहाँ रहने वाले जो रशियंस थे, ये इन्होंने भी खुद को बोल्शेविक डिक्लेयर कर दिया, पर वहाँ पर इनको कोई कॉपरेशन नहीं मिला। और ये जो बोल्शेविक बने, जिन्होंने अपने आप को बोल्शेविक डिक्लेयर किया, जैसे कि कीवा इन सेंट्रल एशिया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बड़ी संख्या में लोकल नेशनलिस्ट्स को मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी संख्या में लोकल नेशनलिस्ट का इन्होंने मर्डर किया और उसका रीज़न दिखाया कि हम तो सोशलिज़म की रक्षा के लिए इनको मार रहे हैं। तो एक तरह से इन्होंने सोशलिज़म का नाम बदनाम भी किया और ऐसे कंडीशन में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि आखिर ये बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। लोगों के मन में बोल्शेविक्स के प्रति डाउट्स पैदा होने लगे। इसका रीज़न क्या था कि जो रशियन कॉलोनिस्ट थे, रशिया के बाहर रहते थे, इन्होंने भी अपने को बोल्शेविक कह के और सोशलिज़म के नाम पर बहुत से लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि अपनी इमेज को सुधारना ज़रूरी था बोल्शेविक्स के लिए, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया कि नॉन रशियन नेशनलिटीज़ जो थी, नॉन रशियन लोग जो थे, उनको पॉलिटिकल आज़ादी दी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी, पॉलिटिकल स्वतंत्रता दी सोवियत यूनियन में, जिसका नाम था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसकी स्थापना बोल्शेविक्स ने दिसंबर 1922 में की थी। तो यहाँ पर बोल्शेविक्स ने अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इमेज नेगेटिव ना हो, इसके लिए इन्होंने नॉन रशियन लोगों को काफ़ी हद तक पॉलिटिकल आज़ादी दी। लेकिन बोल्शेविक्स का ये जो प्रयास था डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को प्रभावित करने का, ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने नॉन रशियन नेशनलिस्ट को आज़ादी तो दी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ पॉलिसीज़ बड़ी अनपॉपुलर थीं। कुछ पॉलिसीज़ ने इनको अनपॉपुलर बनाया। जैसे बोल्शेविक्स जो थे, लोकल गवर्नमेंट को फोर्स करते थे अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए। नोमैडिज़म को डिस्करेज करने के लिए कड़े कदम उठाते थे। नोमैडिज़म मतलब जो लोग एक जगह पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इस प्रथा को डिस्करेज करने के लिए बड़े हार्श
मेथड्स, बड़े कड़े कदम उठाए, जिसने बोल्शेविक्स की इमेज को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होने दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि रशियन कॉलोनिस्ट्स ने रशिया के बाहर सोशलिज़म के नाम पर कुछ गलत काम किए, जिससे बोल्शेविक्स की इमेज खराब हुई। इसके जवाब में बोल्शेविक्स ने नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ को आज़ादी भी दी, पॉलिटिकल आज़ादी प्रदान की यूएसएसआर में। लेकिन इनकी कुछ अन्य अदर पॉलिसीज़ थी, वो काफ़ी अनपॉपुलर थी। जैसे नोमैडिज़म को ये डिस्करेज करते थे, और डिस्करेज करते तो थे, उसके लिए इन्होंने काफ़ी कड़े कदम भी उठाए थे, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। और इसी का प्रभाव था कि इनके प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। बट मेन चीज़ हम ये देखते हैं कि नॉन रशियन लोगों के और मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो थे, जैडिडिस्ट्स, इनके कोऑपरेशन के कारण बोल्शेविक्स रशिया के बहुत बड़े एम्पायर पर अपना कब्जा करने में सफल हो गए।